नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे सेशन में, जिसमें आज हम मध्य प्रदेश के भौगोलिक विभाजन का अध्ययन करने वाले हैं। तो मध्य प्रदेश के भौगोलिक विभाजन का अध्ययन या मध्य प्रदेश के प्राकृतिक विभाजन का अध्ययन करेंगे। तो जियोग्राफिकल मैप ऑफ इंडिया है, उसने मध्य प्रदेश को क्या किया है, 3 भौतिक प्रदेशों में डिवाइड किया है। 3 भौतिक प्रदेशों, 3 कौन कौन से हैं? सबसे पहला है मध्य उच्च प्रदेश, दूसरा है सतपुड़ा मैकल श्रेणियां और तीसरा है बघेलखंड का पठार। ठीक है, इन तीनों श्रेणियों के अलावा फिर हमने अध्ययन की सुविधा से और उनके छोटे छोटे और सब डिवीजन किए, जो कि फर्दर किए मध्य उच्च प्रदेश के, और बाकी सतपुड़ा मैकल श्रेणी और बघेलखंड के पठार को हमने एज इट इज शामिल किया है अपने भौगोलिक विभाजन में, जिसे हम मध्य प्रदेश में देखेंगे। यदि आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश को कितने भौगोलिक विभाजन है या कितने भौगोलिक प्रक्षेत्रों में बांटा गया है, तो आप 3 बताएंगे। 3 में मुख्य हैं। इसके बाद जो मध्य उच्च प्रदेश है उसके सब डिवीजन किए गए हैं, तो उसके सब डिवीजन कौन कौन है वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो उसके सब डिवीजन में कौन सा है? मध्य उच्च प्रदेश है, तो मध्य उच्च प्रदेश में और उसके फर्दर डिवीजन कौन कौन से हैं? सबसे पहला है कौन सा? मध्य भारत का पठार। ठीक है, उसके बाद आएगा मध्य भारत के पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार और उनके नीचे मालवा का पठार, और इसके बाद नर्मदा सोन घाटी। ये सब किसके हैं? मध्य उच्च प्रदेश के हिस्से हैं। उसके बाद नीचे सतपुड़ा मैकल श्रेणी और साइड में बघेलखंड का पठार। ये हमारे मुख्य भौतिक प्रदेश हैं। अब इन भौतिक प्रदेशों के साथ साथ हम क्या देखने वाले हैं, इनकी कुछ कुछ भौगोलिक विशेषताएं और वहाँ के कुछ मेन फीचर्स, जो कि हमें प्रीलिम्स के हिसाब से एमपीपीएससी के प्रीलिम्स और या कोई भी मध्य प्रदेश का एग्जाम देंगे तो उसके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, उनके लिए जो वैल्यूएबल फैक्ट होते हैं वो हम यहाँ देखेंगे कि इन भौगोलिक प्रदेशों के और क्या क्या फैक्ट हैं जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और जब यदि हम मेंस में पहुंचते हैं, और मेंस में ज़्यादातर अभी तक मैंने जितने क्वेश्चन स्टडी किए हैं उसमें सिर्फ इतना है कि जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इन भौतिक प्रदेशों के बारे में ही पूछे गए हैं, कि मालवा के पठार के बारे में लिखिए, चाहे वो लघुत्तरी प्रश्न पूछे गए हैं। तो जब हम मेंस में पहुंचेंगे, प्रीलिम्स का इतना सारा पढ़ा होगा, तो हमें सिर्फ 2 चीज़ों पर ध्यान देंगे मेंस के लिए, कि एक तो इनकी भौगोलिक स्थिति है, जो लॉन्गलेट है उसे हम अच्छे से रट लेंगे, वो रटनी पड़ेगी और कुछ नहीं है। थोड़ा सा यहाँ पे मैंने ये लॉन्गलेट वाला ही मैप इसलिए लगाया है ताकि आप लोग इस बात को अच्छे से समझ पाओ कि किस डिग्री से कितने डिग्री तक कौन जा रहा है, एक रफ आइडिया क्रिएट हो पाए दिमाग में। उसके बाद हम उसे अपने अकॉर्डिंग लिख लेंगे। ठीक है, तो वो उससे क्या है कि वो फैक्ट एकदम ऑथेंटिक होता है, तो वो उससे एग्जामिनर पर एक अलग छाप पड़ती है कि हाँ बच्चे ने बिल्कुल पढ़ा है। उसके बाद हम बाकी चीज़ें लिखेंगे जो महत्वपूर्ण है, वो फैक्ट यहाँ से वो उसमें नोट डाउन कर देंगे, और शेष उसके कल्चरल, हेरिटेज, ऐतिहासिक, स्मारक वगैरह, उद्योग, खनिज संपदा, ये सारे फैक्ट जब हम लास्ट तक पहुँचते पहुँचते हमारे पास कलेक्ट हो चुके होंगे तो हम इन चीज़ों को उसमें लिख देंगे, यदि वह दीर्घोत्तरी प्रश्न में से पूछता है तो। जब तक लघुत्तरी प्रश्न में है तब तक छोटे 2-4 फैक्ट डालो और आगे निकलो, क्योंकि इतना समय भी नहीं है अपने पास। ठीक है, तो इसी स्ट्रेटजी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। पहले हम प्रीलिम्स के हिसाब से फैक्ट कवर करेंगे यहाँ पे, और फिर आगे देखते हैं। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले लेते हैं किसको? मध्य भारत के पठार को। यहाँ 2 तरीके हो सकते हैं, या तो मैं ये करूँ कि पहले एक एक को ले लूँ, सभी को, मध्य भारत का पठार फिर मालवा का पठार ऐसे ले लूँ, या फिर सारे कॉमन फैक्टरों को एक एक से सब में देख लें। तो उससे क्या है, फैक्टों में थोड़ा सा इंटर रिलेशन जो भी रहता है वो हम यहाँ पे क्लियर कर पाएंगे। आज अपन उसी मेथड से चलते हैं, और बाकी इसके लिए हम क्या करेंगे, आपको इसका ये जो मैप है या इसका जो भी नोट्स है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक में दे रखी है मैंने। चलो, तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, हम मिट्टी देखते हैं कि कहाँ पे कैसी मिट्टी पाई जाती है। तो जब हम ऊपर से चलेंगे, सारे मध्य भारत का पठार, फिर मालवा का पठार, फिर नर्मदा सोन घाटी, आफ्टर देन सतपुड़ा मैकल श्रेणी, फिर उस तरफ से चलेंगे बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार और बघेलखंड का पठार। ठीक है, तो जब हम मध्य भारत के पठार में मिट्टी देखते हैं तो मिट्टी कैसी है? वहाँ की जलोढ़ मिट्टी है, क्योंकि वहाँ पे हमने जब रॉक सिस्टम देखे तो वहाँ पे कोई पुराना रॉक सिस्टम नहीं था, ना ही वो क्या है, नवीन मैदान है, जो क्या है, यमुना और गंगा यमुना की जलोढ़ से मृदा से बना हुआ है।
तो इस कारण वहां पे कौन सी पाई जाती है, जलोढ़ मृदा पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी कहाँ पे, मध्य भारत के पठार में। इसके बाद हम आते हैं कहाँ पे, इसके बाद हम धीरे से आते हैं मालवा के पठार पे। तो मालवा के पठार चूंकि किससे बना है, लावा से बना है, बेसाल्ट से, चट्टाने से, उसके अपरदन से यहाँ की मिट्टी का निर्माण हुआ है। तो यहाँ की मिट्टी कैसी है, काली मिट्टी है। ठीक है, इसके बाद हम नीचे आते हैं नर्मदा सोन घाटी। यहाँ की मिट्टी और गहरी काली है, क्योंकि ये भी क्या है, जो प्रायद्वीपीय पठार है जिसका निर्माण किससे हुआ है, लावा से हुआ है। तो उसका हिस्सा क्या है हमारा, ये सारा हिस्सा मालवा से नीचे नर्मदा सोन घाटी पर सतपुड़ा में का। तो नर्मदा सोन घाटी का भी निर्माण हुआ है। तो वो एक भूभ्रंश घाटी है, वहां पे क्या है, तो वहां पे कैसी गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद अपन सतपुड़ा मैकाल श्रेणी में आएंगे हम लोग। तो सतपुड़ा मैकाल श्रेणी में कैसी मिट्टी पाई जाएगी, छिछली काली मिट्टी, मतलब उसकी गहराई, डेंसिटी, इंटेंसिटी है जो ब्लैकनिंग की, वो और बढ़ती जाती है। कहाँ तक, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी तक। अब चलते हैं हम दूसरे फेज में, किस तरफ, मध्य भारत के पठार से बुंदेलखंड का पठार, फिर रीवा पन्ना का पठार, फिर बघेलखंड का पठार। तो इस तरफ जाते हैं तो जो ब्लैकनिंग है मिट्टी की वो रिड्यूस होती जाएगी और मिश्रित मिट्टी में कन्वर्ट होती जाएगी। ठीक है, तो इसमें अपन पहले देखें, जैसे कि मध्य भारत में हमने देख लिया जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, मालवा में काली मिट्टी, नर्मदा सोन घाटी में गहरी काली, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी में छिछली काली मिट्टी। इसके बाद हम फिर मध्य भारत की जलोढ़ पे पहुंचे। इसके बाद बुंदेलखंड के पठार पे आएंगे तो कैसी पाई जाएगी, वहां की मिट्टी है, काली मिट्टी है, लाल मिट्टी है और मिश्रित दोमट मिट्टी पाई जाएगी। तो काली में लाल और मिट्टी मिश्रित हो गई है, कहाँ पे, बुंदेलखंड में। फिर रीवा पन्ना के पठार पे आएंगे तो लाल तथा काली मिश्रित मिट्टी, वहां पे काली मिट्टी भी थी, लाल मिट्टी भी थी, वो दोनों मिश्रित मिट्टी भी थी। यहाँ पे आए तो काली और लाल मिश्रित मिट्टी हो गई। और जैसे ही बघेलखंड के पठार में आएंगे तो ये काली हटके सीधी हो जाएगी काली लाल पीली या लाल पीली मिश्रित मिट्टी। ठीक है, तो इस तरीके से जब हम मध्य भारत के पठार से बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार और बघेलखंड के पठार की तरफ जाएंगे तो क्या होंगी, मिट्टी की क्वालिटी जो ब्लैकनिंग थी उससे रिड्यूस होते होते वो मिश्रित मिट्टी में कन्वर्ट होती चली जाएगी। और सबसे पहले वो काली लाल मिट्टी होगी, मिश्रित दोमट मिट्टी होगी। उसके बाद रीवा पन्ना के पठार में वो काली और लाल मिश्रित मिट्टी, एक काली और लाल मिश्रित मिट्टी में कन्वर्ट होगी और बघेलखंड के पठार में आके वो लाल पीली काली मिश्रित मिट्टी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से मिट्टी हो गई यहाँ की। अब देखें हम मिट्टी के साथ यहाँ पे जो पाई जाने वाली बारिश का परसेंटेज देख लेते हैं और ऋतुएं देख लेते हैं। तो जब हम बारिश देखेंगे मध्य भारत के पठार में तो 75 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। बारिश का भी बिल्कुल ऐसा ही पैटर्न है जैसे मिट्टी का था, वो मध्य भारत के पठार पे जो है उस तरफ से बढ़ेगी, इस तरफ भी और उस तरफ भी, क्या, बारिश। तो बारिश 75% से कम होती है कहाँ पर, मध्य भारत के पठार पे। उसके बाद मालवा के पठार पे आएंगे तो वो 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा हो जाएगी। फिर उसके बाद और नीचे आएंगे तो 100 से 125 हो जाएगी और सतपुड़ा मैकाल श्रेणी में आएंगे तो 125 श्रेणी हो जाएगी। और सतपुड़ा मैकाल श्रेणी का ही एक हिस्सा है क्या, महादेव पर्वत श्रेणी। तो महादेव पर्वत श्रेणी पर जब हम पहुंचते हैं तो वहां कितनी हो जाती है वार्षिक वर्षा, 192 सेंटीमीटर हो जाती है, लगभग पहुंच जाती है। इसके बाद यहाँ तक आ गए सतपुड़ा मैकाल श्रेणी तक, 75, 100 से 125 और 125। अब चलते हैं उधर ही, तो मध्य भारत के पठार, फिर उधर घूमो, कहाँ पे, बुंदेलखंड के पठार में। तो बुंदेलखंड के पठार में जस्ट वही है व्यवस्था जो वहाँ है, कोई 75 सेंटीमीटर के आसपास। फिर रीवा पन्ना के पठार पे 100 या 125 के आसपास, और बघेलखंड के पठार में 125 से अधिक सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। ठीक है, इस तरीके से बारिश भी बढ़ते क्रम में होगी और मध्य भारत के पठार पे कम वर्षा होगी। ठीक, अब देखें यहाँ की जलवायु देखें तो मध्य भारत के पठार की जलवायु कैसी है, महाद्वीपीय जलवायु। महाद्वीपीय जलवायु कैसी होती है, महाद्वीपीय जलवायु में क्या होता है कि महाद्वीपीय जलवायु में गर्मी भी बहुत तेज होती है। ठीक है, गर्मी भी बहुत तेज होगी, इंटेंस, और सर्दी भी बहुत इंटेंस होगी, क्योंकि ये क्षेत्र जो होता है वो समुद्र से बहुत दूर होता है। तो समुद्र क्या करता है, उसकी जलवायु को बैलेंस उतनी जल्दी नहीं कर पाता, इसीलिए वहां पे क्या होता है, गर्मी भी बहुत तेज होती है और सर्दी भी बहुत तेज होती है, इसलिए उस जलवायु को बोलते हैं महाद्वीपीय जलवायु।
जबकि जो सागरी के किनारे वाली जलवायु रहती है वो कैसी होती है, उसमें हमेशा जब दिन में स्थल गर्म होता है तब पानी ठंडा होता है, तो वो स्थल समीर और सागर समीर हम देखेंगे अभी भूगोल में, तो वहां पे स्थल समीर और सागर समीर चल के उसे क्या है, बैलेंस करती रहती हैं। ठीक है, तो वहां पे ज्यादा गर्मी हो नहीं पाती, वहां पे लगभग समान सा मौसम बना रहता है, क्योंकि जब दिन में ये धूप में तप रहा होता है स्थल, तब वो लगभग ठंडा होता है और वहां से वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा होता है और अपनी ठंड जो रात में उसने गेन की है उसे छोड़ रहा होता है। फिर रात में जब ये ठंडा होने लगता है तब वो गर्म हवाएं छोड़ रहा होता है, क्योंकि वो दिन भर गर्म हुआ है पानी, तो वहां की इक्विलिब्रियम बना रहता है। जबकि महाद्वीप में ऐसा कोई इक्विलिब्रियम नहीं है, वहां पे तो जो होना है वो होना ही है। जैसे कि गर्मी पड़ेगी तो गर्मी पड़ेगी, तो उसे कोई मैनेज नहीं करने वाला है। ठीक है, कि पानी से कोई आ जाए, नहीं, पानी से कोई हवा नहीं आने वाली, वहां पर तो गर्मी भी तेज रहनी है और सर्दी भी तेज रहेंगी। तो यहाँ पे कैसी पाई जाती है, महाद्वीपीय जलवायु मध्य भारत के पठार में। उसके बाद बुंदेलखंड में आए तो वही महाद्वीपीय जलवायु वहां पाई जाती है। ठीक है, और कुछ ऐसा ही मिला जुला फॉर्मेट रीवा पन्ना के पठार में और बघेलखंड के पठार में है। चूंकि कर्क रेखा उसके बिल्कुल बीच से गुजरती है और यहाँ पे लगभग दोनों मानसून की दोनों शाखाओं से बारिश होती है, इसलिए यहाँ पे क्या है, मानसूनी जलवायु पाई जाती है। इधर मालवा में आए तो मालवा की जलवायु कैसी है, सम जलवायु है। यहाँ ना तो ज्यादा तेज सर्दी होती है ना तेज गर्मी होती है, इसीलिए फायान ने मालवा की जलवायु को सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा था, इसी वजह से, क्योंकि वहां पर ना तो अधिक सर्दी है और ना ही अधिक गर्मी है। इसके बाद आते हैं नर्मदा सोन घाटी में। तो नर्मदा सोन घाटी की स्थिति कुछ अलग तरीके की है। वहां पे क्या होता है, वहां पे गर्मी बहुत तेज पड़ती है लेकिन सर्दी बहुत कम पड़ती है। ठीक है, कहाँ पे, नर्मदा सोन घाटी में। और सतपुड़ा मैकल श्रेणी पर जाएं तो वहां क्या होगा, मतलब लगभग सम रहेगा, ना तो ज्यादा गर्मी रहेगी ना ज्यादा सर्दी रहेगी। ठीक है, इसके बाद मिट्टी हो गई, बारिश हो गई, जलवायु हो गई। अब नदियां देख लें हम। ठीक, तो मध्य भारत के पठार से कौन सी जाती हैं हमें पता है, जैसे कि चंबल है, काली सिंध है, पार्वती है। तो वो इधर से चंबल जाके मिलती है, चंबल है, फिर इधर काली सिंध और पार्वती यहाँ पे आसपास में। तो चंबल, काली सिंध और पार्वती यहाँ की मुख्य नदियाँ हैं। फिर बुंदेलखंड के पठार पे आ जाएं तो यहाँ कौन सी मिलेंगी, देखो सबसे पहले बेतवा तो यहाँ मिलनी ही है, बेतवा है, केन है, केन बेतवा। ठीक है, केन इधर भी आएगी रीवा पन्ना में, लेकिन यहाँ भी है केन बेतवा। और इसके बाद पाहोज है, हलाली है, बीना है, ये सारी यहाँ पे है बुंदेलखंड के पठार में। ठीक है, रीवा पन्ना के पठार पे चले जाएं हम तो रीवा पन्ना के पठार में कौन सी है, केन है, टॉस है, सोन है, सोन नहीं है, सोनार नाम से, एक सोनार नाम से है, तो केन, टॉस, सोनार, ये मिलेंगी रीवा पन्ना के पठार में। इसके बाद बघेलखंड के पठार में आएंगे तो कौन कौन सी हैं, बघेलखंड के पठार में गोपद है, बनास है, सोन है और जोहिला। गोपद, बनास, सोन, जोहिला, ये कहाँ पे है, बघेलखंड के पठार। इसके बाद मालवा में आ जाएंगे तो सारी जितनी भी अपन पढ़ेंगे वो यहीं से निकलेंगी। छिप्रा है और चंबल निकली है, काली सिंध, पार्वती है और पार्वती भी है, काली सिंध है और बेतवा भी यहीं से निकलेगी। सारी नदियां यहीं से मालवा के पठार से ओरिजिनेट होंगी। ठीक है, इसके बाद हम नीचे आएंगे नर्मदा सोन घाटी। तो नर्मदा सोन घाटी तो बनी ही क्यों है, नर्मदा सोन जोहिला, तीनों यहाँ की नदियां हैं। सतपुड़ा पर है तो इसमें जितनी भी जो सतपुड़ा मैकल श्रेणी है ना, उसका मेन फीचर क्या है कि वो क्या करती है, नर्मदा की घाटी, नर्मदा वैली और गोदावरी वैली, तो गोदावरी की घाटी और नर्मदा नदी की घाटी के बीच में ये जल विभाजक का काम करती है। मतलब उत्तर की दिशा में जो नर्मदा नदी से, नर्मदा सतपुड़ा मैकल श्रेणी से जो नदियां ऑरिजिनेट होती हैं उत्तर की तरफ में, वो तो नर्मदा के लिए पानी ले जाती हैं, और जो दक्षिण की तरफ से ऑरिजिनेट होती हैं वो कहाँ ले जाती हैं, अपना पानी गोदावरी में ले जाती हैं। तो अपन जितनी भी नर्मदा की सहायक नदियां पढ़ेंगे, ठीक है, चाहे वो तवा हो और तवा, हिरण, हथनी, दूधी, शक्कर, तमाम जितनी भी हैं वो सारी की सारी क्या हैं, वो नॉर्थ से ओरिजिनेट होती हैं सतपुड़ा मैकल श्रेणी के। तो वो कहाँ ले जाती हैं, अपना पानी नर्मदा कैचमेंट में ले जाती हैं। इसके बाद जो दक्षिण से निकलती हैं तीन महत्वपूर्ण, कौन सी, वर्धा, पेंच और बैनगंगा।
वर्धा, पेंच और बेनगंगा जाके कहाँ मिलती हैं? गोदावरी नदी। तो इस तरीके से क्या है, सतपुड़ा मैकल श्रेणी है ना, वो नर्मदा घाटी और गोदावरी घाटी के बीच में जल विभाजक का कार्य करती है। तो ये यहाँ की नदियां हो गई सबकी। अब फसलें देख लेते हैं। एक बार हम ऐसा करेंगे कि इस सब को सेक्टर वाइज भी देख लेंगे। अभी हम कॉमन सब में डिस्ट्रीब्यूटेड पढ़ रहे हैं, अभी फिर चैप्टर वाइज देख लेंगे। जैसे कि मध्य भारत में क्या क्या है उसे एक बार हम देख लेंगे, मालवा में क्या क्या है, तो ऐसे कर लेंगे। ठीक है, चलो फसलें देख लें। तो ऊपर कौन सी हैं? क्योंकि चंबल से बहुत नहरों की व्यवस्था हो गई है, पानी की सुविधा हो गई, तो वहां भी गेहूं की फसल होती है मध्य भारत के पठार में। नहीं तो पहले वहाँ क्या होता था, मोटे अनाज होते थे, जैसे ज्वार बाजरा की खेती होती थी। क्योंकि क्या है, जो वेस्टर्न डिस्टरबेंस है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो मावट पड़ती है, मतलब जो बारिश होती है, उसके कारण क्या होता है कि पश्चिमी क्षेत्र में बारिश हो जाती है हल्की सी। इसीलिए उस समय की फसल में सरसों की फसल बहुत बोई जाती थी, सरसों और चना। इसलिए इस क्षेत्र को क्या है, सरसों की हांडी भी कहा जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पर चंबल ने बहुत अवनालिका प्रदन के कारण बड़े बड़े खड्डों का निर्माण किया है। ठीक है, जो चंबल के किनारे के जिले हैं, जैसे श्योपुर है, मुरैना है, भिंड में, तो वो अवनालिका प्रदन के उदाहरण हैं वो खड्डे। तो उन्हें दस्यु समस्या के लिए भी वो बहुत फेमस रहे हैं। प्रमुख फसल हो गई हैं यहाँ की गेहूं, ज्वार बाजरा और सरसों। ठीक है, इसे चंबल का उपाध्य प्रदेश भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत कम बारिश होती है। इसके बाद आते हैं मालवा के पठार पे शिफ्ट करके। तो मालवा के पठार में चूंकि मिट्टी बहुत अच्छी है, काली मिट्टी है, जिसकी वाटर पोटेंशियल अच्छा है, जल संधारण क्षमता बहुत अच्छी है, तो उसमें क्या है, गेहूं की फसल इजीली हो जाती है। बारिश भी यहाँ लगभग 100 सेंटीमीटर के आसपास हो रही है, तो धान भी होती है। ठीक है, ज्वार बाजरा सिंपली हो ही सकते हैं। इसके बाद चना है, मूंगफली है, और चना है, मूंगफली है, सोयाबीन प्रमुखता से यहाँ पे किए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद नर्मदा सोन घाटी में देखें तो नर्मदा सोन घाटी में भी पानी की बढ़िया व्यवस्थाएं हो गई हैं, और जितने भी बांध निर्मित हुए हैं नर्मदा की सहायक नदियों पे, उनसे यहाँ पे क्या है, वाटर कवरेज बढ़ा है। तो सिंचाई क्षेत्र बढ़ने से क्या है, यहाँ पर भी गेहूं ज्वार बाजरा के साथ साथ धान की फसल भी यहाँ पे बहुत अच्छे से होने लगी है। इसके बाद सतपुड़ा मैकल श्रेणी में आए तो ये क्षेत्र क्या है कि अभी सतपुड़ा मैकल श्रेणी उतना डेवलप नहीं हो पाया है, इस वजह से क्योंकि ऊंची नीची समान भूमि नहीं है, तो कन्वेंस नहीं है, कनेक्टिंग लिंक उतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, तो इस कारण यहाँ के लोग ज़्यादातर क्या है, वनों पर डिपेंड करते हैं, और जहाँ पर अच्छे मैदान निर्मित हो गए हैं वहाँ पे लोग अच्छी खासी फसल भी कर रहे हैं। और हाँ, एक चीज रह गई, नर्मदा सोन घाटी में जो खंडवा खरगोन का एरिया है उसमें कपास की, इसके बाद मिर्ची, ये बहुत की जाती है। कहाँ पे, नर्मदा सोन घाटी वाले इलाके में। और सतपुड़ा मैकल श्रेणी में चूंकि अच्छा कन्वेंस नहीं है, तो वहाँ पे क्या है, उतना डेवलप तो नहीं हो पाया, पर फिर भी अब पानी के पर्याप्त साधन है, तो वहाँ पर भी सारी फसलें की जा रही हैं, गेहूं वगैरह। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम कहाँ पर, बुंदेलखंड के पठार पर। तो बुंदेलखंड के पठार में जलवायु महाद्वीपीय जलवायु जैसी वहाँ थी मध्य भारत के पठार पे, और 100 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है, तो यहाँ पे भी वही फसल गेहूं और ज्वार की महत्वपूर्ण फसल है। इसके बाद रीवा पन्ना में वही गेहूं। मध्य प्रदेश में गेहूं ना ऐसे ही कृषि कर्मण अवार्ड नहीं मिल रहा है फोकट में, बहुत समय से गेहूं ही कर रहे हैं इतने समय से, और सरकार एमएसपी पे खरीद लेती है, आदमी का टेंशन खत्म, पानी की कोई कमी है नहीं, बोरों से निकाल रहे हैं, बिजली का बिल भरना नहीं है, तो अपना काम चल रहा है, और हम हर बार कृषि कर्मण अवार्ड ले रहे हैं मौज के साथ। इसके बाद बघेलखंड में देखें तो बघेलखंड में चूंकि पानी ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे चावल की फसल प्रमुखता से होती है, जबकि और सारे इलाकों में हमने देखा कि गेहूं प्रमुखता से हो रहा था। केवल बघेलखंड का एरिया है जिसमें चावल प्रमुखता से होता है। चूंकि ये क्षेत्र पहले से ही चावल का क्षेत्र था, वो तो छत्तीसगढ़ के अलग होने से बस हमारे पास इतना सा रह गया है, नहीं छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा बोलते थे, अब हमारे पास छोटी सी बिलिया रह गई है। ठीक है, जिससे हम काम चला रहे हैं। तो बस ये हो गई यहाँ की प्रमुख फसलें। अब इन्हें एक बार पूरे सेक्टर वाइज देख लेते हैं। तो कहाँ पे,
सबसे पहले मध्य भारत का पठार जलोढ़ मिट्टी है यहाँ पर, और 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। कम वर्षा के कारण यहाँ पे कैसे कटीले वन पाए जाते हैं। महाद्वीपीय जलवायु है यहाँ की, ठीक है। प्रमुख फसल हैं गेहूं, ज्वार, बाजरा, और इसके बाद चना और सरसों। अवनाल का अपर्दन है, सरसों की हांडी, और चंबल का उपाध्य प्रदेश कहा जाता है इसे। इसके बाद आते हैं मालवा के पठार पर। तो मालवा के पठार में कैसी है, उष्णकटिबंधीय जलवायु है किंतु सम, ठीक है। 100 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। मिट्टी कैसी है, काली मिट्टी है, काली मिट्टी है। गेहूं चना हो गए, गेहूं है, चना है, सोयाबीन है, मूंगफली है, धान है, ये सारी फसलें होती हैं यहाँ पे। और क्या रह गया है, हाँ, इस क्षेत्र में खनिज संसाधनों का बहुत अभाव है, पर यहाँ ये है कि यहाँ पे औद्योगिक विकास अधिकतर हुआ है क्योंकि यातायात के साधन अच्छे सुगम हैं। और क्या है, और फूड इंडस्ट्री अच्छी डेवलप हुई है क्योंकि पूरा एग्रीकल्चर एरिया है, तो फूड प्रोडक्शन में डेवलपमेंट हुआ है यहाँ पे। कहाँ पे, मालवा के पठार में। तो मालवा के पठार में 3 चोटियां भी देख लें अपन साथ साथ, कौन कौन सी। सिगार चोटी जो जहाँ की सबसे ऊंची चोटी है 881 मीटर। इसके बाद जाना पाव है जो कितनी है 854 मीटर। इसके बाद धजारी चोटी है जो है 810 मीटर। वो सब यहीं पे सिचुएटेड है, कहाँ पे, मालवा के पठार में। इसके बाद नर्मदा सोन घाटी, मिट्टी कैसी हो गई, देखो जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, गहरी काली, छिछली काली। तो ये हो गई गहरी काली मिट्टी, गहरी काली मिट्टी हो गई। वर्षा वहां से बड़ी 7500 125 के आसपास आ गई यहाँ पे, ठीक है। जलवायु यहाँ की पता ही है आपको कैसी है, बहुत गर्मी में बहुत गर्मी और सर्दियों में कम ठंडी, ठीक है। गेहूं है, कपास, ज्वार, चना, ये सब यहाँ की फसलें होती हैं। और यहाँ की नदी है नर्मदा सोन जोयला। इसके बाद आते हैं अपन सतपुड़ा मैकल श्रेणी पे। सतपुड़ा मैकल श्रेणी में मिट्टी कैसी हो गई, छिछली काली हो गई। 125 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो गई। यहाँ पे मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी जो कि महादेव पर्वत में विद्यमान है, क्या नाम है उसका, धूपगढ़ चोटी। तो धूपगढ़ की जो चोटी है वो कितनी है, 1352 मीटर है। उसके बाद है चौरागढ़ उसी के पास में, वो कितनी है, 1326 मीटर है, जो चौरागढ़ महादेव के लिए फेमस है। तो ये यहाँ की महत्वपूर्ण शिखर है। और यहाँ पे हम कुछ चीजें भूल गए, जैसे कि यहाँ पे क्या है, जो सतपुड़ा मैकल श्रेणी क्षेत्र है वो 3 भागों में डिवाइड है। एक ये है, इसमें गुजरात से आने वाली कौन सी, राजपीपला पहाड़ियां सम्मिलित हैं। उसके बाद वाला है ये, इसे महादेव पर्वत श्रेणी कहते हैं। और अंतिम की है ये वाली, इसे कौन सी कहते हैं, मैकाल पर्वत श्रेणी। इसमें कौन कौन सी हैं, अखरानी पहाड़ियां, अखरानी है, फिर बड़वानी है, बीजागढ़, असीरगढ़, 4 पहाड़ियां हैं किसमें, इसमें सम्मिलित हैं राजपीपला पहाड़ी में। ये बुरहानपुर पास तक आती हैं, और बुरहानपुर पास के पास ये हो जाता है महादेव पर्वत श्रेणी। और महादेव पर्वत श्रेणी की 2 चोटी हमने पढ़ ली, कौन सी, सब, एक तो धूपगढ़ चोटी 1352 मीटर जो कि किसकी है, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ पर स्थित है, पचमढ़ी में स्थित है। और पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी भी कहते हैं, ठीक है। और एक तो धूपगढ़ हो गई, दूसरी चौरागढ़ है जो 1326 मीटर है, जो चौरागढ़ महादेव के लिए फेमस है। इसके बाद है ये अर्धचंद्राकार मैकाल श्रेणी, ये यहाँ की लोकेशन है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, ठीक। इसके बाद आ जाते हैं बुंदेलखंड के पठार पर। तो बुंदेलखंड की पठार की मिट्टी कैसी है, काली मिट्टी है, लाल मिट्टी और मिश्रित दोमट मिट्टी भी है। इसमें महाद्वीपीय जलवायु है, जैसे कि कहाँ पे थी, मध्य भारत के पठार में थी। वर्षा 100 सेंटीमीटर के आसपास आ जाएगी। फसलें वही हैं, गेहूं और ज्वार, ठीक है। और बेतवा है, धसान है, केन है, पाहुज है, ये यहाँ की महत्वपूर्ण नदियां। और उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं। इसके बाद रीवा पन्ना के पठार पर, तो यहाँ पे क्या हो गया, रीवा पन्ना के पठार का एक और नाम है विंध्य कगारी प्रदेश। क्या कहते हैं, विंध्य कगारी प्रदेश, रीवा पन्ना के पठार को, क्योंकि वो विंध्य क्षेत्र है तो उसे विंध्य कगारी प्रदेश भी कहा जाता है। तो यहाँ पे कैसी है, लाल तथा काली मिट्टी मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। 125 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। गेहूं प्रमुख फसल है, वही है। केन, टॉस, सोनार नदियां पाई जाती हैं। और यहाँ पे जो रिहंद नदी है, बीहड़ नदी, उसने क्या किया है, केवटी, बहुटी और चचाई जलप्रपातों का निर्माण किया है। और यहीं पे एक और चीज, एक चोटी देख लेते हैं हम यहाँ पे, ये गुडविल चोटी।
जो दमोह में 712 मीटर ऊंची है, और यहाँ बुंदेलखंड की छूट गई हमसे, ठीक है। सिद्ध बाबा की चोटी की ऊंचाई कितनी है यहाँ पर बुंदेलखंड में? 1172 मीटर। इसके बाद आते हैं बघेलखंड के पठार पे। तो बघेलखंड के पठार में क्या है? मानसूनी जलवायु है और काली लाल पीली मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। वर्षा 125 सेंटीमीटर से अधिक होती है, और क्या है यहाँ पर? चावल यहाँ की प्रमुख फसल है। इस तरीके से मध्य प्रदेश के भौगोलिक विभाजन का जो अपना चैप्टर है वो समाप्त हो गया है। और अब आप ट्रायल करेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे जो पुरानी परीक्षा में आए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आप पाएंगे कि आप लगभग पूरे क्वेश्चन कर पा रहे हैं। और यदि फिर भी कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं डाउट दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। और हम आगे से कोशिश ऐसी भी सोच रहे हैं कि हम जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है अपने वीडियो के साथ लगा दें, तो आप इस पे अपनी राय बताएं क्या ऐसा करना ठीक है, तो हम आगे से कर देंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मौज करिए।